ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ महत्वपूर्ण दिन है, वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया। इस सुनहरी मौके पे इस जो कि स्वतंत्रता दिवस है यानी इंडिपेंडेंस डे। सो इस स्वतंत्रता दिवस पे पूरे भारत वासियों नूं और भारतवासी जिथे जिथे भी दुनिया के कोने कोने विच वस रहे हैं उन्हां सारिआं नूं अपनी वलों और कंची टीवी की पूरी टीम वालों और कंची टीवी वालों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये एक बहुत ही गर्व का दिन है और इस महान दिन ते कोई भी भारतवासी चाहे किते भी वसदा होवे पर उसका जो दिल है वो अपने देश अपने भारत वास्ते ही धड़कदा रहिंदा है। सो इस खुशी के मौके पर एक बार फिर कंची टीवी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ही दर्शकों ਨੂੰ सारे ही इंडियंस ਨੂੰ जिथे जिथे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कंग्रेचुलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंडिपेंडेंस डे is very fateful day and it is very important day as well। And when we say Independence Day it means a lot as far as India is concerned। So before I start the show सब तो पहला मैं ये कहना चाहता हाँ कि कमिंग संडे यानी कि 20 अगस्त 2023 दिन ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਚੀ टीवी स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਚੀ टीवी ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि ਕੰਚੀ टीवी 24 आवर्स ਹੋਏ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ और आप सब ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ चल रहा है कौम समाज देश और जिथे हर धर्म की गल की जाती है हर किसी दे नाल कोई भी वितकरा नहीं किया जाता और जो सच्चाई है वो इस मंच तो की जाती है। और 6 साल पूरे होने तो जो कि 24 आवर्स हुए 6 साल पूरे होने तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो कि ऐतवार नूं जो 6वीं वर੍ਹੇਗੰਢ जी है उस कंची टीवी स्टूडियो के मनाई जा रही है। और इस पावन मौके पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान चैरिटेबल ट्रस्ट काशी बनारस वाराणसी के चेयरमैन गद्दी नशीन 108 संत नरिंजन दास महाराज जी भी पधार रहे हैं और नाल उन्होंने वजीर मनदीप दास जी संत मनदीप दास जी भी पधार रहे हैं और नाल ही दविंदर जी भी पधार रहे हैं जो कि इंडिया तो आए हुए हैं और अपने प्रवचनों के नाल निहाल करनगे संगतां नूं और नाल ही अमृत बाणी दी छत्रछाया हेठ ये दिवस जिहड़ा है वो मनाया जाएगा। तो इस तो बाद असीं शुरू करते हैं अज का जो इंपॉर्टेंट डे है इंडिपेंडेंस डे एक बहुत ही गर्व की गल है क्योंकि जो असी देखते हैं 15 अगस्त 1947 इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस मीन दैट्स द डे when Indians to say the end of tyranny, end of the foreign shackles of foreign rule which British government ruled more than 200 years over India and goodbye to imperialism and goodbye to colonialism। सो ये अपने आप दे विच बहुत बड़ी गल है। और जो असी भारत की आज़ादी की गल करते हैं या भारत की फ्रीडम की गल करते हैं इंडिपेंडेंस की गल करते हैं तो असी इस मंच पर बैठ के मकसद ये है कि सिर्फ कंग्रेचुलेशन दे के नहीं लेकिन असी जी कमिंग जनरेशन है जी साडी क्योंकि साडियां जड़ां जिहड़ियां हैगियां साडियां रूट्स तो इंडिया दे विच ही है और साडे जिहड़े कमिंग जनरेशन आ उन्हां नूं ये पता होना चाहिए कि भारत कितना महान देश है और किस तरह किन्हां मुसीबतां दे विचों निकल के भारत ने आज़ादी ली है। और क्योंकि फॉरन रूल्स जो असी देखते हैं मुगल अंपायर सी पहला अगर उत्थों असी गल शुरू करते हैं मुगल अंपायर सीगा ते उस वेले जो औरंगजेब तो बाद जो डाउनफॉल हो रहा सी मुगल अंपायर का तो बंगाल दे विच बंगाल एक प्रोविंस सीगा
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ और वैस्ट बंगाल इंडिया का इस वेले और नाल ही त्रिपुरा ते असम और कुछ हिस्सा जिहड़ा बिहार का और उड़ीसा का इन्हां नूं मिला के एक बंगाल प्रोविंस बनता सीगा और यह बहुत ही फ्लोरिश्ड सी। इधरों पंजाब बहुत ही फर्टिलाइज सीगा और बहुत ही उपजाऊ खेतर सी है। और जो असीं देखते कि फस्ट टाइम अगर कोई फॉरनर अगर कोई इंडिया की धरती पर आया तो वह 1498 पोर्चुगीज ट्रैवलर सी, एक्सप्लोरर सी, जिसका नाम वास्को डी गामा सी। और वो सब तो पहला कैलीकट जी कि केरला की एक जगह आ सी दे विच, इंडियन ओशन दे विच या अरबियन सी दे विच जो आके उत्थे वो मिलता है तो वो फस्ट फॉरनर है जिहड़ा वैसटर्न तो गया सीगा। और उस तो बाद क्योंकि जो कोई भी इदा एक्सप्लोर कर दिंदा किसी चीज़ में फिर आना जाना वह हो जाता है। इसी तरह फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी या असी कह सकते हैं 17th सेंचुरी जिद्दां कि 16th सेंचुरी 1600 दे विच जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई सी इत्थे ब्रिटिश तो। और ये इन्हां दा मकसद सीगा कि ईस्टर्न कंट्रीज़ जिहड़े हैगे आ उन्हां तो असीं किसी तरह रॉ मटीरियल लिया के, क्योंकि इंग्लैंड दे विच इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन आ चुकी सी और इन्हां दा मकसद ये सीगा कि असीं इत्थों रॉ मटीरियल लिया के अपनी इंडस्ट्री दे विच रॉ मटीरियल यूज़ करके असीं बड़े प्रोडक्शन करके तो असीं पूरे वर्ल्ड दे विच बेचीए। और यह इन्हां ने शुरू कीता सी। इसी लड़ी दे विच पोर्चुगीज़ भी उत्थे गए, स्पैनिश भी उत्थे गए और फ्रेंच भी गए, डच भी गए। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिश ने बनाई सी, इसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस ने बनाई हुई सी। लेकिन आपस विच भी इन्हां दा क्योंकि जो 1613 दे विच सूरत यानी गुजरात दे विच एक जगह है सूरत जिथे कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी एस्टैबलिश कर ली सी। और उस तो बाद जो अगे आपस में इन्हां दे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होए कि असी ज़्यादा एरिया जिहड़ा कवर करना है। और आपस में जो इन्हां दे कॉन्फ्लिक्ट्स होए तो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी ब्रिटिश दी सीगी वो पावरफुल रही है। और वो अपने जिहड़ा उन्होंने अगे जो एक्सपैडिशन सीगे वो करने शुरू कर दिते। और इसी तरह जिस तरह असी फ्रेंच कह सकते हैं या डच कह सकते हैं वो वापस आ गई कंपनी उन्होंने अपना, क्योंकि उन्होंने इन्ना ज़्यादा वजूद उत्थे रहा नहीं। सिर्फ पोर्चुगीज़ जिहड़ी सी उन्होंने गोवा नूं कवर किया होया सीगा। और इसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ विच जांदे आ, साउथ तो फिर बंगाल जिहड़ा सी कहंदे बंगाल प्रोविंस जिहड़ा उहदे विच जांदे आ। हौली 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 क्योंकि मुगल अंपायर ਉਹਦਾ पतन हो रहा ਸੀਗਾ, डिकलाइन हो रहा ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੇ होर राजे पावरफुल हो गए ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ कमज़ोर राजे ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ अटैक करके उन्होंने अपने नाल मिला लेंदे ਸੀਗੇ ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो कोई पावरफुल होंदे सीगे ते उन्हां दे नाल नेगोशिएशन कर लैंदे सीगे कि इन्ना जिहड़ा तुसीं सानूं लगान जिहड़ा आ टैक्स तुसीं इन्ना पे करना है। सो इसी तरह अगे जो वधदे आ ते जाके क्योंकि पावरफुल बहुत हो गए सी और विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उहदी परमिशन दे नाल ये एनैक्सेशन इन्हां दियां चलदी रहियां। लेकिन 1757 दे विच एक बैटल हुई जिसका नाम बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी ये भी बंगाल का हिस्सा कैलकटा तो हुगली नदी के उत्ते हैगा है, जिथे कि बंगाल के जिहड़े नवाब सी सिराज उद-दौला और ब्रिटिश अंपायर इधरों क्लाइव लॉयड ते इन्हां रॉबर्ट क्लाइव ते सिराजुद्दौला दे विच एक बहुत भयानक युद्ध होया जिहड़े कि ईस्ट इंडिया कंपनी जित गई सी। और वो जितन दे नाल कंपनी होर पावरफुल हो गई। और फिर उन्होंने खुले तौर पर क्योंकि ब्रिटिश गौरमेंट ने उन्होंने पूरे राइट दे दिते सी कि तुसी किसी भी तरह एस्टैबलिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फैक्ट्रियां भी लगा सकते हैं, फुल राइट्स मिल गए सी इन्होंने। तो इस तरह जो इन्होंने राइट्स मिलने के नाल जो अगे वधदे गए और बंगाल ते इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। बंगाल तो बाद इन्होंने
ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਸੀ ਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਜੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 1857 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੀਲਡ ਕਾਰਟਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਫਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੀਲਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤੂਸ ਭਰਨਾ ਕਾਰਟਿਜ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾਂ ਪਿਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੈਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ ਸੀਗੇ, ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1900 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1 2 3 10 5 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1914 ਤੋਂ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ 1919। ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ 1885 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ICS ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ, ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ
WC बैनर्जी ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਆਇਆ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਔਰ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਚਲੂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਿਰਧ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਦਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 1919 ਦੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 22 ਯਾਨੀ 22 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
महात्मा गांधी ने अपना जिहड़ा ये मूवमेंट सी ये वापस ले लिया। उसदे नाल बहुत सारे जिहड़े लीडर सीगे वो नाराज़ होए कि अगर वो मूवमेंट इन्ना ज़्यादा चरम सीमा तक पहुँच गया सीगा कि अगर वो मूवमेंट वापस ना लेंदे उस वेले तो हो सकदा 1930 तक सानू आज़ादी जिहड़ी मिल जानी सीगी। लेकिन वो मूवमेंट वापस लैण दे नाल बहुत सारे लीडर जिस तरह भगत सिंह जी उन्होंने भी अच्छा नहीं लगा और होर सारे बहुत सारे जिस तरह नेता जी सुभाष चंद्र बोस चंद्र शेखर आज़ाद इन्हों ये ठीक नहीं लगा और इन्होंने ये इस गल का विरोध किया कि जो मूवमेंट सीगा सानू वापस लेना नहीं चाहिए सी। लेकिन उन्होंने अपनी सोच सी कि मेरा मूवमेंट जिहड़ा है वो नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस आ, अगर वायलेंस हो जाए तो मैं ही जिम्मेवार है। इस करके वो अपनी इस हिसाब के नाल वो अपना उन्होंने मूवमेंट जिहड़ा वापस ले लिया सीगा। तो इसी तरह जो अगे असीं चलते हैं तो जिहड़े एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप बनया है उहदे विच वो अपनी मूवमेंट चलाते हैं। जिस तरह एक साडे इंसीडेंट होया सीगा कोकरी इंसीडेंट जिन्हों कहते हैं, पहला तो उन्होंने कोकरी कांड कहा जाता लेकिन गौरमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने बदल के कोकरी इंसीडेंट कर दिता है हुण, क्योंकि उन्होंने कांड नहीं कह सकते असीं। जिस तरह उस शफाउल्ला खान तो होर साडे होर बहुत सारे क्रांतिकारी सीगे जिन्हां ने ट्रेन जिहड़ी सीगी वो रोक लई। कोकरी एक जगह एक पिंड आ उहदे कोल और उत्थों जिहड़ा सरकारी खजाना सी उन्होंने उन्हां तो खोलिया सीगा और गरीबां दे विच भी वंडदे सी और अपनी जिहड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सीगे उन्हां भी उन्हां दे वास्ते भी वो करदे सीगे। इसी तरह अगे जो जाते हैं तो फिर इस तरह के मूवमेंट्स जोड़े क्रांतिकारी चलाते हैं, इधरों इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़े वो अपने मूवमेंट चलाते हैं। और इन द मीन टाइम साडे इंडिया दे विच भी आपस में जो प्रॉब्लम्स जो दलित दे नाल प्रॉब्लम चल रही सी उहदे विचों एक बहुत अजीम एक बहुत महान लीडर उभर के आते आ, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। और जो प्रैसिस चलता है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस होंदियां, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस दे विच अपनी दलीलां दित्तियां जांदियां और उस विच कम्यूनल अवार्ड होंदा। कम्यूनल अवार्ड दे विच महात्मा गांधी जरवदा जेल दे विच हुंदे और वो अपना मरण वर्त रख लेंदे आ और मदन मोहन मालवीय जयकर होर बहुत सारे लीडर बाबा साहब अंबेडकर जी नूं मनाउंदे और एक पूना पैक्ट हुंदा 1932 दे विच जिहदे अधीन बहुत सारिया चीज़ां जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही सी वो मन लिया जांदियां। उस तो बाद जिहड़े होर प्रोटेस्ट चलते आ होर जिस तरह असीं देखते हैं शहीद आज़म भगत सिंह, क्योंकि जिहड़े क्रांतिकारी सीगे इन्हां दा एक मकसद सी, ये चाहुंदे सीगे कि असीं किसी भी तरह, क्योंकि साडी मातृभूमि है, साडा वतन आ, साडी सरजमी आ और इस साडी सरजमी ते कोई दूसरा आके सानू गुलाम बना के किद्दां हो सकता है। इस करके उन्होंने अंदर इस तरह के जज्बा सी और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो इस अपने मूवमेंट्स नूं अपनी आज़ादी की लहर नूं बरकरार रखते हुए इनकलाब के नारे लगाते हुए अगे वध रहे थे। जिस तरह शहीद भगत सिंह जी ने कहा सीगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस तरह के उन्होंने जिहड़े रेवोल्यूशनरी जिस तरह से करतार सिंह सराभा जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड जदों वो अपने इस मूवमेंट विच पे आ और अपने जिवें जस्ट 19 ईयर ओल्ड जो उन्होंने फांसी हो गई है, वो अपने आप दे एक बहुत महान शहीद। और शहीद उधम सिंह जी अगर देखिए जो उन्हें जलियांवाला बाग दे विच उन्होंने कसम खाधी सी और वाकई उन्होंने आके इंग्लैंड आए, पता नहीं किस तरह आए हो, कित्थों दी हो के आए हो और किस तरह उन्होंने आके कैक्सटन हॉल दे विच जो उन्होंने कसम खाधी सी उन्होंने पूरा किया और उत्थे खड़े होकर भी उन्होंने जिहड़े नारे लगाए आ कि सरफरोशी की तमन्ना या इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उत्थे बहुत सारे जिहड़े सोलिसिटर जो वकील से उन्होंने कहा सीगा कि तुसीं कह दिओ कि गलती ना हो गया, कहते नहीं मैं ये जान के किया है, मेरा मकसद सी, मेरा मकसद पूरा हो गया, हुण तुसीं मैनूं जो चाहे हुणे गोली मारनी हुणे मार दो, जिस तरह भी तुसीं करना कर दो। लेकिन उन्होंने फांसी दी गई इंग्लैंड दे विच। और इसी तरह बाकी साडे जिहड़े
शहीद होए आ, जिस तरह राजगुरु सुखदेव या असीं कह सकते हैं अशफा उल्ला खान, मदन लाल ढींगरा, होर बहुत सारे गुमनाम सिपाही जो कि जिन्हां दा नाम नहीं लेकिन देश के उपर अपने प्राण जड़े वार दिते गए आ, क्योंकि वतन परस्तों की शहादतों का कारवां कभी रुकता नहीं। बेड़ियों में भी हो इनकलाबी तो जालिम को आगे झुकता नहीं। सरफरोशों की कुर्बानियों के बिना धरती का कर्ज चुकता नहीं। बात अगर हमारे महान क्रांतिकारियों की हो तो उनकी वीरता की कहानियों का दौर कभी रुकता नहीं, कि उन्होंने ये पुरुषार्थ, उन्होंने कुर्बानियां, उन्होंने शहादतां, उन्होंने जिहड़े कि अपने सरजमीन दे नाल उन्हों दा प्यार, अपनी मिट्टी दे नाल जिहड़ा उन्हों दा प्यार, अपनी जाना की परवाह ना करते हुए, और एक देश, क्योंकि ये सरजमीन जिहदी है उहदी होनी चाहिए है और आज़ाद मुल्क होना चाहिए है, इस तरह के उन्होंने मकाम सी। और इस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और जाके रंगून बर्मा जाके उन्होंने सोचा कि असी जो अटैक ब्रिटिश कौम के नाल असी अटैक करिए, जैपनीज़ के नाल मिल के या जर्मनी के नाल मिल के, लेकिन सक्सैसफुल नहीं हो सके। और लेकिन क्रांतिकारी सी और उन्होंने कहा सीगा कि एक नारा दिता सी दिल्ली चलो, या उन्होंने कहा सीगा कि मैनू खून दिओ मैं तुहानूं आज़ादी दूँगा। सो इस तरह के जिहड़े साडे क्रांतिकारी सीगे जिन्हां दी बदौलत अज भारत आज़ाद आ, अज भारत सुतंत्र आ, अज भारत जिहड़ा आ वो सोवरन आ। और इस तरह जो प्रोसैस चलते आ 1931 भगत सिंह जी उन्होंने फांसी दे दी जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने भी शहीद कर दिता जाता है। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो भी मतलब कि वो प्लेन क्रैश कहते, लेकिन अज तक मिस्ट्री है कि पता नहीं की होया उन्होंने। और एट द एंड ऑफ द डे जो असीं देखते हैं कि ब्रिटिश गौरमेंट के नाल इंडियन नैशनल कांग्रेस के जोड़े आपस में चलते रहे, जिस तरह 1931 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया उन्होंने कि असी इन्हां दा, क्योंकि जो रॉ मटीरियल लैके उत्थों आउंदे सी वो कपड़ा बना के उही उत्थे जाके बेचते सी। वो कहंदे सी सानू तुहाडा कपड़ा नहीं चाहिए तो असी अपना ही तुहाडियां कोई भी चीज़ां जिहड़ियां बाहरों आ रही हैं असी नहीं खरीदांगे। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने चलाया और नाल ही उन्होंने होर बहुत सारे मूवमेंट चलाए। इदा चलते रहे 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जोड़ा चलिया, क्विट इंडिया मूवमेंट जोड़ा कि 8 अगस्त 1942 को चलिया। और इस मूवमेंट के थ्रू कि टोटली उन्होंने कहा सीगा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ब्रिटिशर्स गो बैक। सो ये मूवमेंट जोड़ा सी काफ़ी पावरफुल सी और इन्हां दे प्रोटेस्ट दे विच बहुत सारे लीडर जेल दे विच भी रखा गया सीगा। और इसी तरह चलते जिस तरह से एक जिक्र करना बहुत जरूरी है कि 1929 दिसंबर के इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सैशन सीगा लाहौर सैशन। लाहौर सैशन दे विच उस वेले जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेजिडेंट सी, क्योंकि हर साल प्रेजिडेंट चुनते सीगे ते उस वेले प्रेजिडेंट पंडित नेहरू सीगे। और उन्होंने जो सैशन दे विच एक रेजोल्यूशन रखा संपूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उत्ते सारे मैंबरां ने साइन किए। और वो चार्टर दे विच यह लिखा है सीगा कि असी ब्रिटिश गौरमेंट नूं 4 हफ्ते दिंदे आ, यानी कि दिसंबर 1929 की गल आ। और मे बी उन्होंने कहा कि जोड़ा नैक्सट ईयर 1930 जोड़ा है वो चौथे एतवार नूं असी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिकलेयर करते हैं। मतलब कि वो जोड़ा चार्टर सी उसका नाम ही डिकलेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस सीगा। वो जोड़ा एक चार्टर सीगा उसनूं साइन किया गया और उसनूं मान लिया गया कि असी चाहे ब्रिटिशर्स ना जान, चाहे 4 हफ्ते बाद सानू इंडिपेंडेंस देन चाहे ना देन, पर असी मान लिया कि असी आज़ाद हाँ। ये एग्जाम्पल आती है जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस USA चलती है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਤੋਂ 83 76 ਤੋਂ 83 ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1783 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1976 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਿਨ ਵੀ ਡੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿ 1930 ਨੂੰ 4th ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि 26 जनवरी 1930 we will think, yeah, we enjoy, we declare that we are complete independent, our country is complete independent। हालांकि नहीं गल नहीं इंडिपेंडेंस नहीं मिली, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करना पिया। एट द एंड ऑफ द जो क्विट इंडिया मूवमेंट तो बाद जो होर नैगोशिएशन आउंदी है, या जिस तरह असीं कह सकते 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ सैकेंड वर्ल्ड वार लग गई। सैकेंड वर्ल्ड वार ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिटिश गवर्नमेंट ਨੂੰ बहुत नुकसान होया सी, क्योंकि जो जर्मनी सी वो पूरे बाकी यूरोपियन कंट्री ਨੂੰ अपने अंडर कर चुका ਸੀਗਾ, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लैंड कंट्री इस तरह ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ अपने अंडर करना ਸੀਗਾ। और बहुत भयानक युद्ध होया इंग्लैंड और जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ उस विंस्टन चर्चिल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ प्राइम मिनिस्टर ਸੀਗੇ, और उन्होंने ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ पार्लीमेंट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अपील ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ कि वी मस्ट फाइट, कि इस वेले डू और डाई वाली गल हैगी आ। और उन्होंने जोश भरन दे नाल जां जिहड़े 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी एयरफोर्स नाल जर्मनी ने अटैक किया सीगा, और रॉयल एयरफोर्स ने बहुत सारे उन्होंने जहाज़ जिहड़े सीगे नाकाम कर दिते। थोड़ा बूस्ट मिल गया और अगे वधे, और ये काफ़ी अगे तक बढ़ के मतलब जित के। पर लेकिन जो लंडन शहर बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया सीगा, होर बहुत सारे शहर जिहड़े बहुत डिस्ट्रॉय होए सीगे। सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद इन्हां दा इन्फ्लेशन बहुत आ गया, इन्हां दे विच बहुत सारे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई सीगियां, और वो उधरों इंडिया दे विच जिहड़ा जिहड़े रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सीगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए सीगे, और इन्हां नूं इह श्योर हो गया सीगा कि असीं सानू इंडिपेंडेंस जी इंडिया नूं देनी ही पैनी है। लेकिन इन द मीन टाइम वार तो बाद इलैक्शन हो गया। इलैक्शन तो बाद लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी जिहड़े प्राइम मिनिस्टर एटली बने, उन्होंने पहले अपने मैनीफेस्टो में ही लिख दिता सीगा कि अगर असी पावर में आवे तो असी इंडिया नूं इंडिपेंडेंस देवांगे। सो लेबर पार्टी जित गई और मिस्टर एटली जिहड़े प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जो प्रोसैस चलिया जिस तरह कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया नूं कहा कि तुसी किस तरह मैनेज करोगे गहाँ अपना जिहड़ा तुहाडा फ्यूचर आ कंट्री का, किस तरह दी तुहाडा मॉडल किस तरह का होगा, तुसी किस तरह मोनार्की रखोगे या तुसी किहड़ी चीज़ रखोगे, या संविधान जिहड़ा तुहाडा कॉन्स्टिट्यूशन असी लिख के दईए या तुसी। लेकिन अगस्त ऑफर एक 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ 1940 ਵਿੱਚ 8 अगस्त ਨੂੰ एक अगस्त ऑफर ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ 1946 ਦੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। और वो इंडिया दे विच 3 तरह की, यानी कि एक तो प्रिंसली स्टेट्स सी, और एक ब्रिटिश इंडिया सी जिहड़ी कि डायरैक्टली ब्रिटिश के अंडर सी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 दे विच बैटल ऑफ प्लासी तो बाद पावरफुल हो गई सी, और जो फस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है 1857 दे विच, उस तो बाद जिहड़ा नुकसान होया है ईस्ट इंडिया कंपनी नूं, ते गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि
ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी वो काबिल नहीं रह गई गाहां राज करन दे, ते उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी तो करके डायरैक्टली मतलब कि क्राउन का राज हो गया सीगा, मतलब किंग या क्वीन का राज हो गया इंडिया। तो उस वेले पहला गवर्नर जनरल हुंदा सीगा जिहड़ा पूरे इंडिया के अफेयर्स नूं देखदा सीगा, ते फिर वाइसराय आ गया कि वाइसराय होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट हुण क्राउन देख रहा है, और जिहड़े बाकी मिनिस्टर्स है जिदा सैकटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मिनिस्टर ऑफ सिर्फ इंडिया के अफेयर्स नूं डील करने वाला, तो इत्थे सैकटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुंदा सी, और जिहड़ा इंडिया विच रहिंदा सीगा सब तो टॉप मोस्ट वो सी वाइसराय। उस तो पहला गवर्नर जनरल हुंदा सी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सी। और जो बंगाल ते सब तो पहला प्लासी बैटल प्लासी तो वजह बंगाल ते इन्होंने कब्जा किया, तो उदों गवर्नर ऑफ बंगाल हुंदा सीगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, फिर जिद्दां जिद्दां होर जितते गए तो फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, फिर ये गवर्नर जनरल 1857 तक रहा, जदों डायरैक्टली पावर जिहड़ी आ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हत्थां विच आ गई, तो फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट जिहड़ी खत्म हो गई, फिर उत्थे वाइसराय आ गया, और वाइसराय जिहड़ा सीगा उही सारा कुछ देखदा। हुण एट द एंड ऑफ द डे जदों लेबर पार्टी पावर में आ गई और उन्होंने प्रॉमिस किया कि असी इंडिया को इंडिपेंडेंस देवांगे, और कैबिनेट मिशन प्लान ने भी कह दिता कि तुसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और वो इलैक्शन होया, और इलैक्शन जिहड़ा सी वो इनडायरैक्ट इलैक्शन सीगा कॉन्स्टिट्यूट असैंबली वास्ते। उस विच की सी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स या इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो वो इनडायरैक्टली चुनने से। हाँ, 3 तरह की ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, तो 4 कमीशन होंदे सीगे, दिल्ली कमीशन, अजमेर, या एक होर सी एक बलोचिस्तान वाला सीगा। 4 कमीशन सीगे, ब्रिटिश इंडिया सी ते प्रिंसली स्टेट्स सीगा, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसली स्टेट्स अपने नुमाइंदे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का इलैक्शन नहीं करके भेजणगे, ब्रिटिश इंडिया इलैक्शन जो 1935 एक्ट जिहड़ा है उहदे अधीन ब्रिटिश इंडिया जिहड़ी आ जब जिथे डायरैक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज आ, उत्थे तो इलैक्शन होणगे, इनडायरैक्टली इलैक्शन होणगे, कमीशन दे विच भी होणगे। लेकिन जिहड़ी प्रिंसली स्टेट्स आ, क्योंकि तो ऑलरेडी राजे आ, उन्हां दी रियासत, उत्थे तो राजे का बेटा राजा होएगा, तो उत्थे इलैक्शन नहीं। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा तुसी अपने कोई भी नुमाइंदे जिहड़े आ, कोई राजा कहे पे ये जाणगे मेरे वालों, वो आउणगे कॉन्स्टिट्यूट असैंबली विच। लेकिन जदों एट द एंड ऑफ द डे जदों इलैक्शन पूरे हो गए, 9 दिसंबर 1946 में जिहड़ी पहली मीटिंग हुई आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕ नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नहीं, और मुस्लिम लीग भी पहले ही एक ਵੱਖਰਾ उन्होंने बना लिया कि असी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाल काम नहीं कर सकते, सानू सैपरेट स्टेट चाहिए। तो ये जो 2 चीज़ां हो गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट दे हुण पार्लीमेंट दे विच एक होर प्रॉब्लम आ गई कि सानू हुण 2 कंट्रियां डिवाइड करना पैना इंडिया नूं, और इंडिया नूं डिवाइड किस तरह करना है, ये भी अपने आप दे विच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी। और मैकले रेडलिफ्ट एक सी जिहड़े जिन्हें डीमार्केशन करना सीगा कि आह टैरेटरी इंडिया आ, आह टैरेटरी पाकिस्तान है, और उन्होंने देखा कि किहड़े इस तरह के प्रोविंस हैगे आ जिथे सब तो ज़्यादा जिहड़ी पॉपूलेशन कहदी है, जिस तरह पंजाब दे विच मुस्लिम और हिंदू सीगे या सिख सीगे, तो उन्होंने जिस तरह पुलिस स्टेशन एक तो शुरू किया, जिद्दां जिद्दां पुलिस स्टेशन कोई आउंदा गया उहदी जिहड़ी डीमार्केशन करती कि इधरले पासे पाकिस्तान है, इधरले पासे, जबकि उन्हें कभी देखिया नहीं सीगा, जोग्राफिकली उन्होंने पता नहीं सीगा। इस तरह उन्होंने इधर जिहड़ा साडा बंगाल सीगा उहदे विच एक ईस्ट बंगाल बनाता, एक वैस्ट बंगाल बन, जिहड़ा ईस्ट बंगाल आ वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और इधर पाकिस्तान जिहड़ा सी लहंदा पंजाब जिन्होंने असीं कह दी, होर सिंध बलोचिस्तान ये सारा पाकिस्तान दे विच चला गया। सो ये इस तरह डीमार्केशन हुई है। और जो इस करके मुहम्मद अली जिन्हें चाहते थे कि मैंने सैपरेट स्टेट चाहिए, उन्होंने अपना मिल गया, अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखना सीगा, तो इंडिया ने अपना लिखना सीगा। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तैयार होया, जिहड़ा कि 3 जून 1947 पार्लीमेंट के विच रखा गया,
और जिहड़ा कि 18 जुलाई 1947 ਨੂੰ पास हो गया कि 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ भारत ਨੂੰ इंडिपेंडेंस मिलूगी और 14 अगस्त 1947 ਨੂੰ यानी पाकिस्तान ਨੂੰ डिवाइड करके उन्होंने दी जाऊगी। सो ये जो साडे इंडिपेंडेंस तक आ गया और नाल ही उन्होंने एक्ट जिहड़ा सीगा इहनूं कहंदे आ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक्ट पास हो गया और जिहड़ा कि 18 जुलाई 1947 ਨੂੰ पास होकर बाहर आ गया और वाइसराय माउंटबेटन ਨੂੰ भेज दिता गया और उन्होंने देखा कि किस तरह असीं चार्टर दे विच लिखा कि उस एक्ट नूं पूरा अगर असीं देखते हैं तो उहदे विच लिखा है कि 15 अगस्त 1947 तो बाद इंडिया विल बी डोमीनियन ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि उहदे विच लिखा है कि जिन्ना चिकर इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेंदी उन्ना चिकर डोमीनियन रहेगी और जिहड़ियां प्रिंसली स्टेट्स आ वो इंडिपेंडेंट भी रह सकदियां, वो इंडिया नाल भी जा सकदियां ते वो पाकिस्तान दे नाल भी जा सकदियां, इंडिपेंडेंट भी रह सकदियां। सो ये प्रिंसली स्टेट्स जिहड़ियां सी उन्हां नूं एक की कह सकते हैं एक बेनीफिट सीगा कि वो कुछ भी कर सकते क्योंकि वो डायरैक्टली ब्रिटिश दे अंडर नहीं सीगे, वो उन्हां तो इनडायरैक्टली अंडर सीगे, उन्हां तो वो टैक्स लैंदे सीगे। इस करके बहुत सारिया स्टेट्स जिहड़ियां पाकिस्तान में चल गई, बहुत सारिया स्टेट्स जिहड़ियां इंडिया दे नाल रह गईयां ते इंडिया नूं इंडिपेंडेंस मिल गई। 14 अगस्त नूं पाकिस्तान नूं इंडिपेंडेंस मिल गई और 15 अगस्त 1947 नूं भारत नूं इंडिपेंडेंस मिल गई। लेकिन उस वेले एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं सी, हालांकि इंडिपेंडेंट ही हो गया, सॉवरन भी हो गया, लेकिन हैड ऑफ द स्टेट जिहड़ा आ वो अपना नहीं उहदा होएगा, वो होएगा ब्रिटिश गौरमेंट का। कि हालांकि वो इंडिया तो ही देगी कोई ना कोई, पर होगा ही रिस्पोंसिबल होगा क्वीन या किंग नूं। इस करके जो हम माउंटबेटन जो डोमीनियन बन गया तो माउंटबेटन तो वाइसराय सीगे, हुण गवर्नर जनरल जिहड़ा वो उहदी पोस्ट थल्ले आ जांदी है तो जो इहनूं आपां कह सकते हैं डिमोशन एक 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 जिहड़ा रैंक आ उहदी डिमोशन हो गई। तो उन्होंने कहा एक रिक्वेस्ट की गई माउंटबेटन नूं क्योंकि हुण डोमीनियन हो गया, डायरैक्टली अंडर नहीं हैगा, एक डोमीनियन है। तो उन्होंने कहा कि तुसी थोड़ी देर वास्ते जिन्ना चिर सैटलमेंट नहीं हुंदा उन्ना चिर तुसी वाइसराय तो गवर्नर जनरल रहो। लेकिन फिर वो 1948 दे विच वापस जो चल गया तो उदों सी गोपालाचार्य जिहड़े सी साडे उन्होंने चक्रवर्ती गोपालाचार्य उन्होंने पहला गवर्नर जनरल बनाया गया सी। वैसे अगर ब्रिटिश का अगर देखिए तो फस्ट गवर्नर जनरल जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जोड़ा आ वो माउंटबेटन ही है, लेकिन माउंटबेटन ज़्यादा देर नहीं रहे क्योंकि वो पहला वाइसराय से। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि तुसीं जिन्ना तक सैटलमेंट नहीं होंदी उन्ना तक तुसीं देखो और बाद दे विच तुसीं आ सकते हैं। तो उत्थे फिर इंडिया का ही रिप्रजेंटेटिव जिस तरह अज भी असीं दे घट तो घट 15 तो ज़्यादा भी डोमीनियन ब्रिटिश गवर्नमेंट दे, जिस तरह न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया या कैनेडा, बहुत सारे होर भी है अफ्रीकन कंट्री, वैस्ट इंडीज़ दे विच बहुत सारे कंट्रीज़ है तो वो रिप्रजेंटेटिव उन्हों का ही होंदा है, लेकिन पर वो रिप्रजेंटेटिव किंग या क्वीन का होंदा है। इस करके साडा कंट्री जिहड़ा 15 अगस्त 1947 नूं फ्री तो होया लेकिन डोमीनियन हो गया। और नाल पहला एक एक्विजिशन ये लगा कि डोमीनियन है, नंबर 2 इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा एक्ट ऑफ 1935 दे नाल चलूगा, जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फिर लिखा उन्होंने कि जो संविधान कंप्लीट हो गया उदों इस एक्ट को रिपील कर सकते हैं। जो ये एक्ट रिपील हो गया तो डोमीनियन स्टेटस जिहड़ा आ वो अपने आप खत्म हो जाऊगा। सो इस करके जो साडा पहला स्टैप आ इंडिपेंडेंस का वो 15 अगस्त 1947 नूं कंप्लीट होंदा है। और जिहड़ा दूजा स्टैप आ वो जो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली अगर 9 दिसंबर 1946 नूं पहली बारी मिलते हैं और उस तो बाद जिहड़े सैशन चलते हैं उन्हां दे विच डिस्कस करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर प्लेड ए की रोल इन दैट कॉन्स्टिट्यूट असैंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्हां दा बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जदों
1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद, होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और नाल ही फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर और इसी तरह लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम तो जो हैल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, होर बहुत सारे लोग जोड़े मिनिस्ट्रियां दे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या होर बहुत सारे लीडर इस तरह से जिन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रियां दित्तियां गई और वो जोड़े जदों ये तो उदा ही बनाई गई सी ना, इलैक्शन नहीं होए सीगे तो जदों 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ संविधान जोड़ा बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वेले प्रेजिडेंट से इंटरीम गवर्नमेंट के इंटरीम प्रेजिडेंट से, नॉट इलैक्टेड। इलैक्ट 1950 तो बाद शुरू इलैक्शन जो सिस्टम आ वो 1950 तो बाद शुरू है, लेकिन जी कॉन्स्टीट्यूट असैंबली के मैंबर चुने गए थे हालांकि इलैक्टेड से पर इनडायरैक्टली इलैक्टेड से, डायरैक्टली नहीं सी, लेकिन फिर भी क्योंकि चाहे इनडायरैक्ट चाहे डायरैक्ट चुने हुए लोग से इस करके उन्होंने हक से गवर्नमेंट बनाने का। फिर जो कंप्लीट होया संविधान तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो उन्होंने सौंपया और उन्होंने साइन कराए, सारे मैंबरों के साइन होए और 26 नवंबर 1949 जो अगर संविधान कंप्लीट होया फिर वो 27 नवंबर तो लागू हो जाना चाहिए सीगा, पर 27 सितंबर तो लागू नहीं होया। ये पिछे उही रीजन है जी आप पहला डिस्कस करके हटे हैं, जी अमेरिका की भी एक एग्जाम्पल आती है 4 जुलाई 1776 इंडिपेंडेंस मिली जाके 1783 दे विच, लेकिन उन्होंने 4 जुलाई ही रखा। इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का चार्टर बनाया सी 1929 दे विच, दिसंबर 1929 विच उन्होंने कहा सी 26 जनवरी 1930 नूं असीं अपने आप नूं आज़ाद समझेंगे, इंडिपेंडेंट साडा कंट्री हो गया। वो जिहड़ी डेट सी वो 26 जनवरी सी, पर सन 1930 का, लेकिन उन्होंने वेट की कि 2 महीने की गल आ और असी 2 महीने इसी तरह उन्होंने जड़ियाँ इंपॉर्टेंट क्लॉज सीगियां, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दी जड़ियाँ 395 आर्टिकल सीगियां और जी एक आर्टिकल जोड़ा सीगा 395 वो सारे रिपील से, रिपील वो जी आर्टिकल आ उस लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिपील और दूसरा डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया रिपील, एक्ट ऑफ 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1930 ये भी रिपील, इस तरह वो सिर्फ रिपील और रिपील दी ही आर्टिकल आ हो। इस करके जो 2 महीने वेट करना पिया और 2 महीने वेट करने तो बाद फिर डोमिनियन दे विच जिहड़ा हैड ऑफ द स्टेट आ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो होगा, पर जो 2 महीने दे विच उन्होंने डिसाइड किया कि सानू की करना है, डेमोक्रेसी होएगी लेकिन रिपब्लिक होएगी। सो रिपब्लिक दे विच जिहड़ी गवर्नमेंट हुंदी है, रिपब्लिक स्टेटस जिहड़ा उहदे विच हैड ऑफ द स्टेट इलैक्टेड हुंदा है डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। सो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान दे विच सानू मिलता है कि जो हैड ऑफ द स्टेट है वो प्रेजिडेंट है और प्रेजिडेंट इज डायरैक्ट इनडायरैक्टली इलैक्टेड, इलैक्टेड बाई इलैक्टोरल कॉलेज होंदा, MPs MLAs पूरे ऑल ओवर इंडिया वो मिला के एक इलैक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिहड़े उन्होंने इलैक्ट करते हैं। तो जिहड़े MP MLAs और डायरैक्टली इलैक्टेड बाई द पीपल होंगे, पर प्रेजिडेंट हैड ऑफ द स्टेट इलैक्टेड बट इनडायरैक्टली। सो जिहदा भी हैड ऑफ द जिस भी कंट्री का हैड ऑफ द स्टेट जिहड़ा आ वो अगर इलैक्टेड है तो दैट कंट्री इज़ ए रिपब्लिक। सो 26 जनवरी 1950 इज़ ए रिपब्लिक डे और 26 नवंबर 1949 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड 15 अगस्त 1947 इज़ ए इंडिपेंडेंस डे। सो क्योंकि जो
ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੋਨਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੋਨਾਰਕ I mean ਸੋਵਰਨ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਵਰਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਆਪਣੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਡੇ ਫਾਰ ਅਸ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ।